हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्टडी कोर्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है, हम ईपीएफओ के लिए क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग की एक क्लास ले चुके हैं, उस पे एमसीक्यू भी कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 करेंगे, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको थोड़े थोड़े कभी थंडर की आवाज सुनाई दे सकती है, बट उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। जहाँ पे ऐसे ज्यादा आवाज होगी तो वहां मैं खुद ही वीडियो को पॉज कर दिया करूंगा, फिर जब आवाज नॉर्मल होगी तब मैं रिकॉर्ड करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट मींस प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो इसके ये क्यों है? तो चूंकि इसमें फंडामेंटल एजम्पशन है, इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ प्रिंसिपल है, इसके वजह से, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जो रूल्स है, एजम्पशन है, प्रिंसिपल है, विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाउंडेशन इसके बनाते हैं रिकॉर्डिंग के और रिपोर्टिंग के, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बेसिकली उसके लिए जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो फंडामेंटल एजम्पशन है, रूल्स और प्रिंसिपल है, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के फाउंडेशन बनते हैं, ठीक। इससे क्या होती है? दे इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बट उतना कुछ नहीं, हम सिंपल समझते हैं कि इसके जो कंसेप्ट है वो कितने कंसेप्ट है, उनका मतलब क्या क्या है, क्लियर। तो पहले हमारा बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर पर्सन है, सपोज करते ए है, इसने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो बिजनेस एक अलग एंटिटी होगा एंड ओनर एक अलग एंटिटी की जैसे ट्रीट होगा। तो यही करा, बिजनेस एंड ओनर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटी, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, क्लियर। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर, मींस ओनर के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो अलग रिकॉर्ड होंगे एंड बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो अलग रिकॉर्ड होंगे, क्लियर है। एग्जाम्पल, ओनर इन्वेस्ट 1 लाख, तो ये कैपिटल में ट्रीट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि बाद में जो है वो बिजनेस जो है वो ओनर की जो एक तरह से लाइबिलिटी होगी उसको ही पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मींस वो है कि वैसे ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हीं को जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर है। नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स लाइक एम्प्लॉय की जो स्किल हो गए, रिप्यूटेशन हो गए, वर्क कल्चर हो गए, इन सभी को जो है हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो बिजनेस जो लगाया गया तो वो जो है विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली, मीन्स एक लंबे समय तक जो है वो बिजनेस रन करेगी, यही उसका कहने का मतलब है। एसेट जो होगा जिस टाइम खरीदी जाती है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसी पे रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। और कुछ जो है इसके बाद अभी पढ़ेंगे जो जहाँ पे डिप्रिसिएशन, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएट वैल्यू कैसे हम करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। जैसे हमारा फिनेंशियल ईयर होता है उस तरह से इनके कुछ स्पेसिफिक पीरियड होते हैं जिस टाइम पे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट किया जाता है। जनरली ईयर हो सकता है, 6 मंथ के लिए हो सकता है, इनको हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। हमने देखा जो एसेट्स खरीदे गए वो जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है उसी पे जो है वो उनकी एंट्री की जाएगी, मीन्स उसी प्राइस पे वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। नहीं कि वो मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो रही है उस पर कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हो गए कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, और यही जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का बेस बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक सामान है, सपोज करते हैं ए जो है वो सेल कर रहा बी को, ठीक है। कुछ गुड्स जो है यह सेल कर रहा, ठीक है, बी के पास जा रहा, तो बी जो है वो रिटर्न में क्या करेगा, इसको मनी प्रोवाइड करेगा। मीन्स एक तरफ से अगर यहाँ से क्या हो, इस ए के पास क्रेडिट होगा तो बी के पास बी में पैसे दी तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी, तो ये कहा जा यहीं पे इक्वेशन बनती है एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इक्विटी बोलते हैं,
रिवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न, जब ये अर्न किया जा रहा है तभी जो है इसको रिकॉर्ड करते हैं, ये नहीं जब कैश रिसीव होता है। हो सकता है कि क्रेडिट के बेसिस पे हो या कुछ टाइम के बाद जो है वो लौट आएगा, तो बट जिस दिन वो सामान ले गया उसी दिन को जो है हम उसी दिन रिवेन्यू रिकॉर्ड कर देते हैं। क्लियर? मैचिंग कंसेप्ट में हो गया कि एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड मस्ट बी मैच्ड विद रिवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, मींस एक ही पीरियड के रिवेन्यू और एक्सपेंस को हम मैच कर सकते हैं। ठीक है, मींस अगर रिवेन्यू ज्यादा हो गया एक्सपेंस से तो इस केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा रिवेन्यू से तो इस केस में हमें लॉस होगा। और जब दोनों अगर इक्वल होगा तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। ठीक, तो ये होगा। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट में बेसिकली होते हैं क्या कि ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, वही जब ये ट्रांजैक्शन हुआ उसी टाइम रिकॉर्ड कर देंगे, ये नहीं कि जब कैश से हम रिसीव करते हैं पे करते हैं। यही जो है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग का एक बेस भी है। चलिए जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट होता है, कैश कंसेप्ट होता है। कैश में हुआ कि जब हम कैश रिसीव करते हैं, पेड करते हैं, तब वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और एक्रूअल कंसेप्ट में जब वो अकर होती है, जिस दिन ट्रांजेक्शन होना है, मतलब हुआ कि जैसे क्रेडिट पे अगर ले गए 2 घंटे के बाद या फिर 2 दिन के बाद 5 दिन के बाद जो है वो कैश पेड करेंगे, तो उस दिन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिस दिन ले गया गया गुड्स उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल, रेंट ड्यू इन मार्च बट पेड इन अप्रैल। मार्च का रेंट ड्यू है लेकिन हम उसको अप्रैल में पे कर रहे हैं, फिर भी एक्सपेंस में मार्च के एक्सपेंस में जो है नोट किया जाएगा, मीन्स रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, मींस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, ये बायस फ्री होना चाहिए। ठीक है, और इस जो एविडेंस के बेसिस पे वेरीफाइड होना चाहिए, मींस जैसे वाउचर, बिल, रिसिप्ट, ये सब के थ्रू। नेक्स्ट हमारा कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट बोलते हैं, मींस एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट या पूर्वानुमान मत करिए, एंड बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस, लेकिन सभी जो लॉस होते हैं हो सकते हैं उसके जो आपको कंसीडर करना है एक तरीके से। मींस रिकॉग्नाइज एक्सपेंस लॉस इमीडिएटली बट रिकॉर्ड इनकम ओनली इट इज सर्टेन, मींस अगर आपको अगर लॉस हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करनी है। बट अगर जो प्रॉफिट अगर कुछ होगा, इनकम अगर कुछ रिकॉर्ड होगा, तो जब निश्चित होगा कि जब होगा वो तभी देखा जाएगा, तब उसको एक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन क्रिएट करके हमें कुछ फंड ऐसे कलेक्ट के रखने हैं कि वैसे डेट में अगर वो डेट नहीं मिलता है तो वैसे में हमें काम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वंस एन अकाउंटिंग मेथड इज चूजन इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर द मींस एक ही टाइप के अकाउंटिंग कंसेप्ट को जो हम ओवर द ईयर्स अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि हम जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के कंपेयर हम कर सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है, इसके बारे में जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ये। मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट में बेसिकली हो रहा कि ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर वर्थ 500 मे बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस रादर देन एन एसेट, क्योंकि मान लीजिए कोई बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 1 करोड़ उसकी नेट वर्थ है, तो 500 रुपी का जो एक कैलकुलेटर है वो यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में ही काम करेगा, ना ही ये एसेट। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो सभी फुली डिस्क्लोज होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसे ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन पता चल सके। एग्जाम्पल, कंटिंजेंट लायबिलिटी मस्ट बी मेंशन्ड इन द नोट्स टू अकाउंट, जितने भी कंटिंजेंट है खर्च हुए उन सभी को हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज या कन्वेंशन ऑफ फिजिबिलिटी, मींस अलग अलग जो इंडस्ट्री है वो अपने अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, मींस उनके लिए अकाउंटिंग मेथड अलग अलग हो सकता है। जैसे एक बैंक जो होगा वो बैलेंस शीट अलग तरीके से प्रिपेयर करेगा और एक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होगी वो एक अलग तरीके से अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगी। क्लियर है, तो उन्हीं को समझ लेते हैं एक बार शॉर्ट टर्म में। बिजनेस एंटिटी में एंटिटी जो बिजनेस और जो ओनर अलग अलग एंटिटी होगी। मनी मेजरमेंट में ओनली जो मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे,
गोइंग कंसर्न में कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, अकाउंटिंग पीरियड में एक फिक्स पीरियड होगा लाइक फाइनेंशियल ईयर के जैसा, कॉस्ट कंसेप्ट में मीन्स रिकॉर्डेड परचेज कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे खरीदी जाएगी एसेट्स या गुड्स कुछ भी, उसी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे। डुअल कंसेप्ट में डेबिट एंड क्रेडिट होगा। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, जब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा तब जब वो अर्न किया गया उस दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैचिंग कंसेप्ट में होगी मैचिंग एक्सपेंस विद रिवेन्यू सेम पीरियड के। एक्रूअल कंसेप्ट में हो गया कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन दे अकर, जब ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करना है। ऑब्जेक्टिविटी मींस वेरिफिएबल एविडेंस जो होते हैं। कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस हो गया, तो इसमें बेसिकली प्रोवाइड फॉर लॉस नॉट फॉर प्रॉफिट, मींस प्रोवाइड, जब अगर लॉस होना है तो उसके लिए हमें ऐसे कुछ फंड्स बना के रखने पड़ेंगे, बट लॉस सॉरी प्रॉफिट के लिए नहीं। कंसिस्टेंसी में हो जाएंगे कि सेम मेथड हमें अकाउंटिंग का अप्लाई करना है ईयर आफ्टर ईयर। मटेरियलिटी मीन्स हो गया कि सिग्निफिकेंट आइटम्स जो जरूरी है डिसीजन मेकिंग में, उनको जो जो ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। फुल डिस्क्लोजर में होगा जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हमें रिवील करना है, कुछ भी छुपाना नहीं। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज में हो गए कि अलग अलग इंडस्ट्री होगी वो अपनी अलग अलग जो है वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज अप्लाई करेगी। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्रूवल एंड कैश बेसिस। एक्रूवल में हमने क्या बताया कि जब रिवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न और इनकर्ड नॉट व्हेन कैश चेंज हैंड, मींस जब कैश मिलेगा तब नहीं, बल्कि जिस दिन ट्रांजैक्शन इन द सेंस की रिवेन्यू हुआ या फिर एक्सपेंस हुआ उसी दिन को जो है बेसिकली, जिस दिन सामान, ऐसे बोले कि सामान अगर बेचा गया या फिर खरीदा गया मतलब क्रेडिट के बेसिस पे, अगर हम पैसे नहीं दिए तो जिस दिन खरीदे या फिर सामान हम लेके गए उसी दिन को जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? और कैश बेसिस में जब वो कैश पेड होगा या रिसीव होगा उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो एक्रूवल बेसिस जो होते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो होते हैं ये यूज करते हैं, और कैश बेसिस स्मॉल बिजनेस पर्पस वाले यूज करते हैं। की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जैसे बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो ये जबकि फिनेंशियल पोजीशन बताती है एक टाइम पे। इनकम स्टेटमेंट जो होगा ये प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा कि कैश कितना इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा वो ओवर ए पीरियड ये बताएगी हमें। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी हुआ कि ऑनर्स की इक्विटी में कितना चेंज हुआ ये हमें बताएगा। ठीक है? अब इसको थोड़ा बहुत जरूरी है समझना एक बार, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर एसेट की बात करते हैं, एसेट अगर है हमारे पास, अगर डेबिट हो रहा है ऐसे समझ लेते हैं कि एसेट कुछ है, ठीक है, और डेबिट हो रहा है मीन्स जो पर्सन है ये मान लेते हैं इसके पास से पैसे डेबिट हो रहे हैं मीन्स दूर जा रहे हैं, इसका मतलब वो एसेट कुछ खरीद रहा है वो, और तो ये इंक्रीज हो गया। फिर इसी का जस्ट अपोजिट हो गया कि अगर क्रेडिट हो रहा है मीन्स पैसे इसके पास वापस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो कि एसेट ही अपना कुछ बेचा होगा तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है? लाइबिलिटी की बात करते हैं एक तरह से मीन्स उधारी है। उधारी अगर इसके पास डेबिट अगर हो रहा है मीन्स पैसे उधारी कम हो रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा उधारी, मीन्स पैसे चुकता कर रहा है ये, और पैसे इसके पास है और पैसे आ रहे हैं इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। सेम टू सेम इक्विटी में भी हो जाएगी, रिवेन्यू में भी सेम टू सेम वैसे ही है कि डेबिट हो रहा है मीन्स जो हमारे पास पैसे हैं वो जो इनकम जो आ रहा है वो कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है जो डेबिट हो रहा है इसका मतलब कि रिवेन्यू हमारा कम हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है ज्यादा इनकम आ रहा तो रिवेन्यू क्रेडिट हो रहा। एक्सपेंस की बात करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट, खर्च कर रहे हैं हम, अगर डेबिट के केस में ज्यादा खर्च करेंगे और क्रेडिट के केस में कम खर्च करेंगे। सिंपल सी बात है, ये समझना ये बहुत जरूरी है। अब है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अकाउंट, मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? अब इसके दो सिस्टम होते हैं, एक होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, यह एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जहां ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मींस आइदर डेबिट या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। इसका नेचर क्या है, अनसाइंटिफिक एंड अनसिस्टमेटिक है। इसको यूज कौन कर सकता है, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, शॉपकीपर, पेटी बिजनेस मींस जिनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत कम होती है वो यूज करते हैं। इसके फीचर क्या है, रिकॉर्ड ये कैश ट्रांजैक्शन और कुछ केसेज
एंड सम पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है। यह डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। इसके हेल्प से नहीं हमें ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। यह एक इनकम्प्लीट पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। एडवांटेज है कि सिंपल है, इजी टू मेंटेन है, कम एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, इसमें एरर और फ्रॉड जो हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यह जो है वो ट्रू पिक्चर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन की नहीं बताता है, और टैक्सेशन एंड ऑडिट प्रोसेस के लिए जो है यह सिंगल एंट्री सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बेसिकली यहाँ पे एवरी ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि डेबिट क्रेडिट क्या हुआ। यह जो है सबसे पहले लुका पियोकली जो है बेसिकली इटालियन मैथमेटिशियन है, उनके बुक में जो है वो सुमा डे अरिथमेटिका 1494 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसको यूज कौन करते हैं? तभी जितने भी मॉडर्न बिजनेस है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े बड़े जिनके ट्रांजेक्शन होते हैं वो इनमें डबल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं। इनके फीचर क्या है? यह डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बेसिस है, मींस डेबिट एंड क्रेडिट सेट। इट मींस जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इनको ये फॉलो करेगा, एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके टू अकाउंट्स एक साथ एक ट्रांजेक्शन होने से टू अकाउंट्स जो है वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट होंगे। एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट, मींस क्रेडिट पर जो है वो 10,000 का गुड्स जो है वो परचेज किया गया। तो डेबिट साइड में क्या होगा? परचेज अकाउंट में 10,000 और क्रेडिट साइड में है क्रेडिटर अकाउंट में 10,000। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करते हैं ए के जो बिजनेस ऐसे समझ लेते हैं, ए और बी, मतलब बी जो है हमारे यहाँ बिजनेस है, बिजनेस से जो है कुछ एक के पास गया तो ए जो है फिर वो बी को पैसे जो देगा, तो बी के पास जब गया तो वो क्या होगा? क्रेडिट हो गया। ठीक है, और ए के पास जो बेसिकली ए के पास से गया तो इसके पास जो है वो बेसिकली क्या होगा? डेबिट हो गया। तो मीन्स बेसिकली यहाँ पे एवरी ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट जो है वो एक साथ अफेक्ट होंगे। यह बेसिकली क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, मींस रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। यह जो है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट वन है, में यहाँ पे आसानी होती है। इसमें एरर्स और फ्रॉड्स जो होते हैं वो इजीली डिटेक्ट किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है? कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड चाहिए। इस यहाँ से हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आसानी से पता चल जाता है। यहाँ से ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट के थ्रू। यह सभी जगह एक्सेप्टेड एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। यह डिसीजन मेकिंग एंड ऑडिट में हेल्प करता है। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज है क्या? यह सिंगल एंट्री सिस्टम के कंपैरेटिवली यह थोड़ा कॉस्टली है और इसके लिए हायर स्किल की स्टाफ की जरूरत पड़ती है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अब एक बार इनके बीच की जो डिफरेंस है दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। रिकॉर्डिंग की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली वन एस्पेक्ट एक साथ रिकॉर्ड होंगे और डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, मींस डेबिट एंड क्रेडिट साइड। नेचर की बात करते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक है और डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक है। अकाउंट्स मेंटेन की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश एंड पर्सनल अकाउंट ही ओनली मेंटेन किए जाते हैं, वह डबल एंट्री सिस्टम में रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल सभी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम से ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, वेयर डबल एंट्री सिस्टम से इजी से बनाया जा सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम से हम प्रॉपरली उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता नहीं कर सकते, जबकि डबल एंट्री सिस्टम से हम ये आसानी से करेक्टली पता कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो एरर्स या फ्रॉड हो सकते हैं उनको हम डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, वेयर डबल एंट्री सिस्टम में बहुत ही आसान है। सूटेबिलिटी की बात करें कि सिंगल एंट्री सिस्टम किसको सूट करता है, तो स्मॉल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, बेसिकली जिनकी ट्रांजेक्शन लो होती है, मीन्स बहुत कम होती है। डबल एंट्री सिस्टम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जिनके लार्ज बिगर ट्रांजेक्शन है, बेसिकली ये जो है वो डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू अकाउंटिंग। हमने अभी पढ़ा कैश बेसिस पे। कैश बेसिस का मतलब बेसिकली क्या हुआ, जब कैश रिसीव होता है या पे होता है तो उसके बेसिस पे जो हम इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है,
इसके प्रिंसिपल रिवेन्यू रिकॉग्निशन है और एक्सपेंस रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब बेसिकली क्या होगा कि वही जब कैश फिजिकली रिसीव होगा इस केस में, और एक्सपेंस रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि कैश पेड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? एडवांटेज की बात करते हैं, यह सिंपल है, डायरेक्ट कैश फ्लो इसमें होता है। डिसएडवांटेज है इनकम्प्लीट पिक्चर बताता है, मीन्स यह एक्यूरेटली जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पूरे पीरियड पे। क्यों? क्योंकि इट इग्नोर्स अकाउंटिंग रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल, मीन्स जो रिसीव करने हैं आगे और जो पे करने हैं उनको जो है वो इग्नोर कर देता है, केवल ये जो कैश जो ट्रांजेक्शन हो बस उसी को रिकॉर्ड करता है। यह जो है जनरली गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो लार्जर कंपनी के लिए होती है वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है, मीन्स परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट है एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, यही जो सब जगह एक्सेप्टेड होती है, मोस्ट कॉमन वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। यह इट रिकॉर्ड्स रिवेन्यू एंड एक्सपेंस व्हेन दे आर अर्न्ड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज एक्सचेंज। जब कैश एक्सचेंज होता है वो उस दिन हम रिकॉर्ड नहीं कर, बस उससे पहले जब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, इसी तरह से अर्न हुआ या जिस दिन इनकर्ड हुआ उसी दिन को ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है? की प्रिंसिपल revenue recognition and matching principle। revenue recognition means revenue is recorded when it is earned, ठीक है, which is typically when goods or services has been delivered to the customer। जिस दिन कस्टमर को जो है वो गुड्स और सर्विसेज डिलीवर किया गया उसी दिन को जो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है? मैचिंग प्रिंसिपल में होगा कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट। ठीक है? एग्जाम्पल, इफ यू इनकर शॉपिंग कॉस्ट इन मई टू डिलीवर अ प्रोडक्ट यू रिकॉर्ड बोथ द सेल्स रेवेन्यू एंड शिपिंग एक्सपेंस इन मई इफ यू पे द शिपिंग इन जून। मीन्स बिल जो है अगर हम जून में पे करते हैं बट अगर हमने मई में ही अगर ऑर्डर कर दिया है उस दिन हमारे पास अगर ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया तो वो मई में ही रिकॉर्ड किया जाए। एडवांटेज क्या है? एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है। ये गैप और IFRS कंप्लायंट के बेसिस जो मेथड है ये इसके लिए जरूरी होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये जरूरी है। डिसएडवांटेज है कि बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है और वो इमीडिएट कैश फ्लो जो है नहीं बताता है, क्योंकि ये कुछ बिल से रिसीवेबल पे ट्रेड पेएबल भी इसमें होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इवेंट है, उन सभी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ, मनी का डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, फिर कुछ ऐसे और जो गुड्स का ट्रांसफर होगा जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। या फिनेंशियल इम्पैक्ट जो बिजनेस पे होते हैं इसके, और यह मनी के टर्म में बेसिकली मनी के टर्म में इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स फॉर 10,000, फिर पेमेंट ऑफ सैलरी, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सभी मनी के टर्म में हम, या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी है, तो ये सभी के सभी ट्रांजैक्शन में बिजनेस ट्रांजैक्शन में काउंट आते थे। इसके कुछ फीचर है क्या? टू पार्टी, मींस एफिल ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है, एक बायर सेलर होगा या फिर गिवर रिसीवर हो गया। मॉनेटरी मेजरमेंट मींस ये जो है वो एक मनी के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन मींस अफेक्ट्स एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये सभी अफेक्ट होते हैं। एविडेंस डॉक्यूमेंट जैसे वाउचर, बिल, इनवॉइस, रिसिप्ट, इसके थ्रू जो है वो इस जो है सपोर्ट किया जाता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है। डुअल एस्पेक्ट्स इन सेवरल ट्रांजैक्शन है, टू एस्पेक्ट्स क्या है? जैसे डेबिट एंड क्रेडिट। टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या टाइप हैं? सो पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मींस कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन मींस सेटल्ड इमीडिएटली इन कैश में सेटल किया गया, इस कैश परचेज ऑफ गुड्स हो गए। क्रेडिट हो गया कि एक तरह से फ्यूचर डेट में जो है उसको पे किया जाएगा। ठीक है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे रिवेन्यू ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन। रिवेन्यू मींस रिलेटेड टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन,
जो होगा बेसिकली वो हो गया रिवेन्यू ट्रांजेक्शन, जैसे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ वेज, ये सभी हम डेली टू डेली करते हैं, ठीक है, ये रिवेन्यू ट्रांजेक्शन में हो जाएंगे। और कैपिटल ट्रांजेक्शन में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिजनेस में है उससे रिलेटेड होता है। एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी हमने कर दिया तो लंबे टाइम तक के लिए काम करेगी, शेयर जो है इश्यू किया तो वो लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो ये सभी कैपिटल ट्रांजेक्शन हो गए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी, पार्टी के बेसिस पे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सटर्नल मीन्स बिजनेस और आउटसाइडर के बीच जो ट्रांजेक्शन होगा मीन्स सेल ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर, कस्टमर को हमने बेच दिया, ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस से, तो ये होगा एक्सटर्नल। और इंटरनल होगा कि विद इन द बिजनेस में ही होगा, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मशीनरी जो लंबे टाइम तक के लिए हो गया एक एसेट है तो उस पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है कैसे, वो इंटरनल ट्रांजेक्शन है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो परचेज फर्नीचर वर्थ 50,000, ये कैश ट्रांजेक्शन में हो गया, कैपिटल नेचर में है। रिवेन्यू नेचर में जैसे सैलरी अगर हम कुछ पे करते हैं तो ये कैश ट्रांजेक्शन में, बट ये रिवेन्यू नेचर में है। फिर जो है अगर रिवेन्यू नेचर में बात करें, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 1 लाख का क्रेडिट वर्थ पे जो है कुछ गुड्स जो है वो सोल्ड किए, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बट रिवेन्यू नेचर में है। इंटरनल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो डिप्रिसिएशन जो मशीनरी पे कुछ चार्ज हुआ तो ये हो गए इंटरनल ट्रांजेक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसा हमें पता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वन डेबिट साइड एंड वन क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट नॉट अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज, देयर मीनिंग डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, क्योंकि इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट के लिए 2 अप्रोचेज है, पहला हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके बेसिस पे जो है अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गए, रियल अकाउंट हो गए एंड नॉमिनल अकाउंट हो गए। तो पर्सनल अकाउंट के लिए बेसिकली याद रखना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे लेफ्ट साइड डेबिट, इधर हम क्रेडिट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा डेबिट द रिसीवर है ये, और क्रेडिट जो हो गया द गिवर है। बताते हैं ये कैसे है। सपोज करते हैं डेबिट हो रहा अगर किसी ए से, ठीक, तो इसके पास से पैसे डेबिट हो रहे हैं तो बदले में यह कुछ रिसीव करेगा, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर। और अगर इसके ए से ही अगर बात करते हैं इसके पास पैसे क्रेडिट हो रहे हैं तो इसने कुछ बेचा होगा, इट मीन्स किसी को कुछ दिया होगा, तो ये द गिवर हो गया। मीन्स क्रेडिट इसलिए द गिवर, और डेबिट जो डेबिट हुआ है तो उसके बदले में कुछ रिसीव होगा, और क्रेडिट हुआ है तो किसी चीज के बदले में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और ये हो गया। रियल अकाउंट की बात करते हैं, सेम टू सेम, डेबिट हुआ इसका मतलब उसके बदले में कुछ आएगा, और क्रेडिट हुआ को तो किसी चीज के बदले में गया है, जो कुछ किसी चीज कोई चीज गया है, बेचा गया है, तो उसके बदले में पैसे मिले हैं तो क्रेडिट हो गए। और डेबिट अगर हम कर रहे हैं तो किसी चीज को खरीद रहे हैं तो मीन्स उसके बदले में क्या आ रहा वो डिपेंड कर रहा, तो रियल अकाउंट में यह हो गया, ठीक है। जैसे फर्नीचर के लिए कम सीन हो गया तो ये डेबिट में, और कैश गोज आउट हो गया तो ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट जो है अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स के होते हैं। इसमें जितने भी एक्सपेंस और लॉस है उनको डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम और गेन्स उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस में डेबिट होगा, और कैश अकाउंट से फिर क्रेडिट होगा। अब सेम टू सेम ये वही है, बेसिक अकाउंटिंग हमने पहले पढ़ा था। एसेट अगर इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली डेबिट इंक्रीज करेगा तो एसेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। और क्रेडिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी जैसे में जो लोन है एक तरीके से समझ लीजिए, जो देने हैं पैसे, तो अगर ये डेबिट अगर इंक्रीज किया है, डेबिट इंक्रीज करने का मतलब बेसिकली क्या हो कि पैसे हमसे दूर जा रहे हैं तो लाइबिलिटीज कम हो रही है, पे कर रहे हैं, और पैसे हमारे पास बढ़ रहे हैं, इंक्रीज क्रेडिट हो रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। सेम टू सेम कैपिटल के लिए भी होगा, एक्सपेंस लॉस के लिए मीन्स एक तरह से ऐसे हम बोल सकते हैं कि डेबिट हो रहा है
इंक्रीज मीन्स पैसे जो खर्चे हमारे वो ज्यादा हो रहे हैं, मीन्स एक्सपेंस या लॉस ज्यादा हो रहा है, और ये क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब खर्च कम हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम उसके अपोजिट इनकम्स के लिए हो जाएंगे। ठीक है, कि अगर डेबिट हो रहा है, डेबिट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इनकम कम हो रहा है, पैसे खर्च ज्यादा होना मतलब कि इनकम कम कम होना। यहाँ पे एक तरह से ये समझाने के लिए आपको हम ऐसे बता रहे हैं। क्रेडिट इंक्रीज हो रही है मीन्स पैसे अपने पास ज्यादा आ रहे हैं, तो इनकम और गेन्स ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे कुछ कुछ टर्म है। जर्नल, जर्नल बेसिकली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, जिसमें सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है वो क्रोनोलॉजिकली मींस डेट वाइज जो है सबसे पहली बार हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जितने भी एंट्री होती है उनको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। यह डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। क्लियर है? इसके फीचर क्या है कि फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन जो मतलब जो है वो रिकॉर्ड किए गए रहते हैं। यहाँ से कंप्लीट रिकॉर्ड पता चलता है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया रहता है कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके बारे में डिटेल्ड तरह से एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रहता है। बेसिस फॉर लेजर, यहाँ से जो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो जर्नल से जो एंट्री होती है बाद में उसको हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं। इसके कुछ फॉर्मेट है, जैसे डेट हो गया, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो ये एक साइड जो जैसे रेंट एक्सपेंस में हो गया कि डेबिट हो रहा, हम पे किए हैं 5000, जिसके पास गया उस वहां पे कैसे अकाउंट में 5000 क्रेडिट हो जाएगा। तो उस तरह से जितना भी डेबिट क्रेडिट हो गया वो उनका सम इक्वल होता है। लेजर की बात करें तो लेजर जो है वो बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जहाँ पे सभी ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो जर्नल के उनको हम अकाउंट वाइज पोस्ट करते हैं। ठीक है, यह प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है। जर्नल में बेसिकली क्या होगा कि डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहता है, और लेजर में जो है अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। इसके कुछ फीचर हैं। लेजर के फीचर क्या क्या है, यह क्लासिफाइड रहता है मींस बेसिकली क्या रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के टर्म में। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अकाउंट, इस तरीके से। फाइनल पोस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंट्रीज होती है वो जर्नल से लेजर में ट्रांसफर की जाती है। इसके हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाना जो है वो आसान हो जाता है। डबल एंट्री इफेक्ट होती है, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड मेंटेन किए जाते हैं। इसके फॉर्मेट है टीसीएफ, इसको हम बोलते हैं, याद रखना है। लेजर अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इनके बीच जर्नल और लेजर के बीच डिफरेंस है मींस एक कंपेरिजन है। तो जर्नल हो गया हमारा ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, लेजर हो गया प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ये तो समझ में आ गई। जो ओरिजिनल जो फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली मींस डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो जर्नल है। और जहाँ पे अकाउंट को क्लासिफाई करके जहाँ पे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वहां पे हम लेजर बोलते हैं। जर्नल को जो है हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर डे बुक बोलते हैं, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। जर्नल का जो ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको फुल डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड करना है, और लेजर में जो है हम क्लासिफाइड एंड समराइज ट्रांजैक्शन को अलग रिस्पेक्टिव अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर बात करें तो जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर में अकाउंट वाइज में एनालिटिकल रिकॉर्ड रखते हैं। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमें जर्नल से जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता चलती है, और लेजर से हमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन पता चलती है इंडिविजुअल अकाउंट के लिए। फॉर्मेट की बात करें तो जर्नल एंट्री में डेबिट, क्रेडिट एंड नरेशन होता है। ठीक है, और लेजर अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड जितना हो रहा है सो डेबिट साइड टू और क्रेडिट साइड बाई, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, नरेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपलसरी है, मीन्स जर्नल में कंपलसरी है और लेजर में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बैलेंसिंग जो है वो जर्नल में पॉसिबल नहीं है, बल्कि लेजर में जो है वो बेसिकली वो बैलेंस जो काउंट रहते हैं, एक तरह से डेबिट और क्रेडिट साइड होती है दोनों इक्वल रहेंगे। ट्रायल बैलेंस जो है यहाँ से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस लेजर से भी बना सकते हैं। ठीक है,
अकाउंटिंग स्टेज की बात करें तो जर्नल जो है हमारा फर्स्ट स्टेज है और लेजर जो है हमारा सेकेंड स्टेज है। एग्जाम्पल परचेज अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। उसी तरह से अगर लेजर में बात करें तो इन परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट इन कैश अकाउंट बाई परचेज अकाउंट। ठीक है। स्पेशल पर्पस बुक होते हैं कुछ, इन्हीं को हम सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं। इनका मतलब बेसिकली क्या है कि बड़े बिजनेस में रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन वन जर्नल बिकम्स सरकमसम। जितने भी बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन होते हैं बड़े बिजनेस में, उन सभी ट्रांजेक्शन को एक जर्नल में रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए कुछ जो है वो स्पेशल पर्पस बुक होते हैं। एक तरह से जर्नल को हम और सब डिवाइड करते हैं जिसमें हम सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इनको हम स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं या फिर सब्सिडियरी बुक बोलते हैं। इसके हेल्प से क्या होता है, टाइम सेव करते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर होता है उनको ये कम करता है, डिवीजन ऑफ वर्क को ये अलाउ करता है। एक हमारा अब आगे देखते हैं मेन पर्पस बुक या फिर सब्सिडियरी बुक में सबसे पहले हमारा कैश बुक। कैश बुक में क्या करता है, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जितने भी कैश और एंड बैंक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको ये रिकॉर्ड करता है किसमें, कैश बुक में। नेक्स्ट है हमारा यह जो है जर्नल ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर के जैसे भी बिहेव करता है कैश बुक में। इसके टाइप में देखते हैं, सिंगल कॉलम टाइप में केवल कैश रिकॉर्ड होते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में कैश प्लस बैंक ट्रांजेक्शन, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन, सभी के सभी इसमें रिकॉर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करता है, ना ही एसेट परचेज को, केवल क्रेडिट परचेज जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है किसमें, परचेज बुक में। ये ध्यान रखना है। मीन्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपी 10,000 10,000 रुपी का जो है कुछ हम गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से क्रेडिट पे, तो उनको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल्स बुक, मीन्स रिकॉर्ड्स क्रेडिट ऑफ सेल्स, जो सेल कर रहा है, जैसे क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू मोहन, जैसे राम से मोहन ने खरीद लिया तो मोहन को चूंकि बेचा गया राम के द्वारा, तो ये जो है वो क्रेडिट सेल में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न बुक मीन्स या रिटर्न आउटवर्ड बुक इसी को बोलते हैं। रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, जो सप्लायर्स है उनके पास अगर रिटर्न किया गया कुछ भी गुड्स तो उनको परचेज रिटर्न गुड्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न गुड्स, रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर तो फाइनली वो सेल करके ले गए, अगर कस्टमर अगर रिटर्न करता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में कहते हैं। और अगर सप्लायर्स के पास जो है इनसे जो मैनेजमेंट है स्टार्टिंग में बिजनेस, वहीं पे अगर फिर अगर वापस आ जाती है तो उनको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसके एडवांटेज क्या है, टाइम सेविंग है, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल है, इजी रेफरेंस है, ट्रांजैक्शन जो है वो क्विकली लोकेट हम कर सकते हैं, और इधर जो है वो बेसिकली बहुत कम होते हैं इसमें। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रुपी 5,000 अगर ये वो परचेज किया हम क्रेडिट पे तो ये परचेज बुक में आएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन रुपी 8,000, ये सोल्ड किया गया सेल किया गया हुआ है, ये सेल बुक में आएगा। कैश सेल ऑफ 2,000 ये जो है कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ना ही कि सेल बुक में। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। टू अप्रोचेज है, हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें देखा था कि पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स में जो अकाउंट पर्सन, कोई फर्म, कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। इसके रूल्स हमने पढ़े थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे राम का अकाउंट, सीता ट्रेडर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट, डेबिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सभी के सभी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। रियल में होगा कि एसेट एंड प्रोप्राइट जो प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड अकाउंट है, ये सभी टेंजिबल इंटेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं और इसको जो है हम टच नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे इसके नियम थे, रूल्स थे क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड जब क्रेडिट हुआ तो क्या आउट हुआ, व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल एंड पेटेंट, ये सभी के सभी इंटेंजिबल हैं और ये सभी के सभी टेंजिबल है। ठीक है, तो ये ना बेसिकली ध्यान रखना है, इस टाइप के में पूछे जाते हैं कि ये जो अकाउंट जो है किस टाइप के अकाउंट होते हैं। इसमें सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन 2021 ईपीएफओ में पूछा गया था।
नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, जो एक्सपेंस लॉस इनकम गेन्स के बारे में बताते हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। इसमें हम इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस हो रहे हैं उनको डेबिट करना है, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वो सभी क्रेडिट है। सैलरी अकाउंट, रेंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी के सभी नॉमिनल अकाउंट में। मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन्स, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पहले देख सकते हैं, एक बार बता देते हैं फिर से हम इसको। एसेट में अगर डेबिट हो रहा है, डेबिट अगर बढ़ रहा है तो एसेट हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मीन्स डेबिट हम पैसे जो है वापस मतलब किसी को दे रहे हैं, तो हम कुछ खरीद रहे हैं, मीन्स एसेट खरीद रहे हैं, तो इस केस में ये बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर क्रेडिट हो रहा है मीन्स पैसे हमारे पास बढ़ रहे हैं, हमने इसका मतलब हमने कुछ सेल करा है अपना एसेट, मीन्स एसेट हमारा कम हो रहा है। क्लियर है। अगर लायबिलिटी हमारे पास जो उधारी है, हमारे पास जो कर्ज है, वो अगर डेबिट मीन्स कम हो रहा है, इसका मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, और जो जो पैसे हमारे पास और बढ़ रहे हैं, इसका मतलब और उधार ले रहे हैं, इस केस में लायबिलिटी बढ़ रही है। कैपिटल की बात करें सेम टू सेम वैसे ही है कि अगर कैपिटल जो एक तरह से कम हो रहा है तो डेबिट हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर कैपिटल अगर ज्यादा हो रहा है तो क्रेडिट इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सपेंस लॉस की बात करें, अगर वो एक्सपेंस या लॉस अगर बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि डेबिट हमारा ज्यादा हो रहा है, मीन्स हमारे पास पैसे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, तो इस केस में एक्सपेंस लॉस हमारा ज्यादा हो रहा है। पैसे हमारे पास अगर कम आ रहे हैं, बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि पैसे ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, तो इसका मतलब हम खर्च कम कर रहे हैं, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और फिर ऐसे ही अगर बात करते हैं कि अगर इनकम के केस में हमारा जो है बेसिकली डेबिट ज्यादा हो रहा है तो इनकम कम होगा। ठीक है, और अगर क्रेडिट अगर ज्यादा हो रहा है मीन्स पैसे हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं तो इनकम हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे एसेट के केस में कैश, मशीनरी, फर्नीचर, लाइबिलिटी जो होगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कैपिटल इक्विटी, ओनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल, एक्सपेंस लॉस में रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम गेन्स में कमीशन, इंटरेस्ट, सेल्स, ये सब। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर 2 जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके पे जो है हम जैसे हमने बताया था शुरू में कि हम सभी चैप्टर के बाद जो है सभी कंसेप्ट के बाद जो है उस पे हम एमसीक्यू करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में 80+ जो है हम एमसीक्यू डिटेल्ड में इस पे डिस्कस करेंगे। सो अगर ये हमारा जो इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये और भी जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म डाला है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।